कहते हैं कि इंसान वो अकेला नहीं रह सकता। बिल्कुल। और ये कोई आज की बात नहीं है। हजारों साल पहले अरस्तु ने कहा था, मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, वो समाज में रहता है। और इसी एक लाइन में आप देखें तो पूरी राजनीति का सार छिपा है। हाँ, मतलब राजनीति कोई ऊपर से थोपी हुई चीज नहीं है, ये हमारे साथ रहने का एक स्वाभाविक नतीजा है। बिल्कुल। और आज हम इसी महान दार्शनिक अरस्तु के राजनीतिक विचारों की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास एरिस्टोटल्स विजन, पॉलिटिक्स, एथिक्स एंड द आइडियल स्टेट नाम की किताब के कुछ अंश हैं, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज से लगभग 2400 साल पहले दिया गया एक आदर्श राज्य का ब्लूप्रिंट आज की दुनिया में कितना खरा उतरता है। ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो सवाल यहीं से शुरू करते हैं, अगर राजनीति इतनी ही स्वाभाविक है तो ये अक्सर सिर्फ सत्ता का खेल बन के क्यों रह जाती है? ये बेहतरीन सवाल है, क्योंकि अरस्तु के लिए राजनीति सत्ता के खेल से कहीं ज्यादा बड़ी चीज थी। अच्छा। वो समाज के विकास को एक पौधे की तरह देखते थे जो धीरे धीरे बढ़ता है। किताब में ये प्रक्रिया बहुत खूबसूरती से समझाई गई है। कैसे? देखिए, शुरुआत होती है एक परिवार से। जब कई परिवार साथ आते हैं तो एक बस्ती बनती है, फिर गांव, और फिर कई गांव मिलकर एक राज्य। बिल्कुल। तो ये तो एक तरह का नेचुरल एवोल्यूशन हुआ, पर इस एवोल्यूशन का मकसद क्या है? क्या सिर्फ एक बड़ा मजबूत समूह बनाना ताकि हम सुरक्षित रहें? नहीं, अगर सिर्फ सुरक्षा और शासन ही मकसद होता तो अरस्तु कहते हैं कि जानवरों का झुंड भी एक राज्य कहला सकता था। नहीं, राज्य का असली मकसद इससे कहीं ज्यादा ऊंचा है। उसका लक्ष्य है अपने नागरिकों को एक अच्छा जीवन देना। यस, ये उनके दर्शन का केंद्र है। एक मिनट, अच्छा जीवन? आज तो अच्छा जीवन का मतलब अच्छी नौकरी, बड़ा घर, गाड़ी, यही सब समझा जाता है। हाँ। क्या अरस्तु का मतलब भी यही था? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर उनकी सोच आज की राजनीति को सीधे चुनौती देती है। अच्छा। उनके लिए अच्छा जीवन सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं का नाम नहीं था, ये एक नैतिक जीवन था जहां न्याय हो, लोग गुणी हो और उनका चरित्र मजबूत हो। यानी पॉलिटिक्स का लक्ष्य जीडीपी बढ़ाना नहीं बल्कि सिटीजन डेवलपमेंट था। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब यह हुआ कि अरस्तु की नजर में एक अमीर, शक्तिशाली लेकिन नैतिक रूप से भ्रष्ट देश एक असफल राज्य है। बिल्कुल। और वो इससे भी एक कदम आगे जाते हैं। उनका एक बहुत मशहूर कथन है कि यदि राज्य अपने नागरिकों को अच्छा इंसान नहीं बना पा रहा तो वो राज्य असफल है, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। हाँ, यानी किसी देश की असली ताकत उसकी मिसाइलों में नहीं, उसकी अर्थव्यवस्था में नहीं, बल्कि उसके नागरिकों के चरित्र में बसती है। और ये चरित्र तो इस बात पर भी निर्भर करेगा कि उन पर शासन कौन और कैसे कर रहा है ना? अरस्तु ने अच्छे और बुरे शासन में कुछ फर्क बताया था। हाँ, और उनका वर्गीकरण बहुत साफ है। वो कहते हैं कि कोई भी शासन प्रणाली अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। तो फिर फर्क क्या है? फर्क सिर्फ नियत का होता है। क्या शासन जनता के भले के लिए हो रहा है या शासक के अपने स्वार्थ के लिए? इसे थोड़ा समझते हैं। उन्होंने कौन कौन से रूप बताए? उन्होंने 3 अच्छे रूप बताए और उन्हीं के 3 बिगड़े हुए रूप। पहला है राजतंत्र, मोनार्की। जब एक योग्य राजा सबके हित में शासन करे। सही। लेकिन जब वही राजा सिर्फ अपनी तिजोरी भरने लगे, जुल्म करने लगे, तो वो बन जाती है तानाशाही, टायरनी। ठीक है, ये हुआ एक व्यक्ति का शासन। और अगर कुछ लोग मिलकर शासन करें तो? वो है अभिजात्य शासन, यानी एरिस्टोक्रेसी। जब समाज के कुछ सबसे गुणी और बुद्धिमान लोग मिलकर फैसले लेते हैं। लेकिन जब वही गुणी लोग जब वही लोग सिर्फ अपने अमीर दोस्तों और अपने वर्ग को फायदा पहुंचाने लगे तो वो कुलीन तंत्र बन जाता है, ओलिगार्की, यानी द रूल ऑफ द रिच। और तीसरा, जो शायद आज सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, लोकतंत्र। हाँ, तीसरा अच्छा रूप है उत्तम लोकतंत्र, जिसे वो पॉलिटी कहते थे, जहां आम नागरिक कानून के दायरे में रहकर पूरे समाज के हित को ध्यान में रखकर शासन में हिस्सा लेते हैं। लेकिन जब वही आम नागरिक कानून और तर्क को भूलकर सिर्फ अपनी भावनाओं, लालच और भड़काऊ नारों के आधार पर फैसले करने लगे तो वो भीड़ तंत्र में बदल जाता है, मॉब रूल, यानी गवर्नमेंट बाय व्हाट्सएप फॉरवर्ड। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, जहां सच और तर्क से ज्यादा शोर और भावनाएं हावी हो जाएं। अरस्तु लोकतंत्र के खिलाफ नहीं थे, वो इस भीड़ तंत्र के खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि भीड़ के पास चेहरा नहीं होता और जिसकी कोई पहचान नहीं उसकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं होती।
और शायद यही भीड़ तंत्र उन खतरों को जन्म देता है जिनकी अरस्तू ने चेतावनी दी थी। क्या था उनके हिसाब से एक राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा? सबसे खतरनाक स्थिति वो तब पैदा होती है जब राजनीति और नैतिकता का, आप कह सकती हैं, तलाक हो जाता है। मतलब किसी भी हद तक गिरना जायज लगने लगे। ये तो बहुत जानी पहचानी सी बात लग रही है। जब राजनीति का मकसद सिर्फ सत्ता पाना रह जाता है तो समाज का क्या होता है? समाज का भरोसा टूट जाता है। ये एक धीमे जहर की तरह है। जब नागरिकों को यकीन हो जाता है कि हर नेता झूठा है, पूरी व्यवस्था भ्रष्ट है, तो वो खुद भी नियमों को तोड़ने लगते हैं। अच्छा। वो सोचते हैं जब ऊपर वाले लूट रहे हैं तो हम क्यों ईमानदार बने, और यहीं से समाज अंदर से खोखला होना शुरू हो जाता है। नैतिकता के अलावा क्या अरस्तू ने किसी और बड़े खतरे की बात की थी? हाँ, उनके अनुसार दूसरा सबसे बड़ा खतरा है अत्यधिक अमीरी और अत्यधिक गरीबी का एक साथ होना। मतलब आर्थिक असमानता। बिल्कुल। जब एक छोटी सी आबादी के पास देश की ज्यादातर दौलत हो और एक बड़ा हिस्सा वो बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहा हो, तो वो समाज एक बारूद के ढेर पर बैठा है। ऐसा क्यों? ये असंतुलन इतना विनाशकारी क्यों है? क्योंकि देखिए, गरीबी लोगों में हताशा और गुस्सा पैदा करती है। उन्हें लगता है कि सिस्टम ने उनके साथ धोखा किया है। सही है। वहीं बेहिसाब अमीरी लोगों में अहंकार पैदा करती है, एक सोच कि वो कानून से ऊपर हैं, वो पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं। और इन दोनों का टकराव होता है। हाँ, और इसी टकराव से अपराध, हिंसा और क्रांति का जन्म होता है। तो इसका समाधान क्या था अरस्तू के पास? क्या वो अमीरों से पैसा छीनकर गरीबों में बांटने की बात करते थे? नहीं, उनका समाधान इससे कहीं ज्यादा व्यवहारिक था। क्या था? एक मजबूत और बड़ा मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास। अरस्तू का मानना था कि मध्यम वर्ग समाज का संतुलन बनाने वाला तत्व है। कैसे? क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ होता है, इसलिए वो स्थिरता चाहता है। वो न तो अमीरों की तरह अहंकारी होता है और न ही गरीबों की तरह हताश। वो कानून का सम्मान करता है और समाज को एक तरह से जोड़े रखता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये थोड़ा आदर्शवादी नहीं है? आज की दुनिया में जहां मध्यम वर्ग खुद महंगाई के दबाव में है, क्या ये समाधान प्रैक्टिकल है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और अरस्तू भी ये जानते थे कि ये आसान नहीं है। अच्छा। इसीलिए वो तीसरे और शायद सबसे बड़े खतरे की बात करते हैं, जो इन सब समस्याओं की जड़ है। और वो क्या है? शिक्षा की कमी। उनका एक बहुत शक्तिशाली कथन है, शिक्षा राजनीति की आत्मा है। शिक्षा राजनीति की आत्मा है, लेकिन शिक्षा से उनका मतलब सिर्फ डिग्री लेना तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। उनके लिए शिक्षा का मतलब था नागरिकों को तर्क करना सिखाना, सही गलत में फर्क करना सिखाना और अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझाना। एक अशिक्षित समाज वो चालाक और धूर्त नेताओं के लिए एक खुली तिजोरी की तरह होता है। कैसे? वो बड़े बड़े वादे करके लोगों की भावनाओं को भड़काकर सत्ता में आ जाते हैं और फिर देश को लूटते हैं। शिक्षित नागरिक ही सरकार से सही सवाल पूछ सकता है। तो अगर समाज में ये सारे खतरे मौजूद हैं, तब तो एक अच्छे शासक की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। अरस्तू एक शासक में क्या गुण देखते थे? उनके लिए शासक का चरित्र ही सब कुछ था। वो कहते थे कि एक शासक को सिर्फ बुद्धिमान या शक्तिशाली नहीं, बल्कि गुणी भी होना चाहिए। गुणी होना चाहिए। हाँ, क्योंकि जैसा कि किताब में लिखा है, सत्ता व्यक्ति के असली चरित्र को उजागर कर देती है, एक आईने की तरह। हाँ बिल्कुल। सत्ता एक ऐसा आईना है जो बताता है कि आप असल में कौन हैं। एक अच्छा इंसान सत्ता पाकर और विनम्र होता है, जबकि एक लालची इंसान और भी क्रूर हो जाता है। हाँ। अरस्तू का मानना था कि शासकों का ये कर्तव्य है कि वो राजनीति को पवित्र रखें। पर राजनीति को तो अक्सर गंदा खेल कहा जाता है। इसे पवित्र कैसे रखा जा सकता है? यही तो चुनौती है। अरस्तू का कहना था कि राजनीति समाज का इंजन है। अगर इंजन में ही कचरा और गंदगी भर जाएगी तो समाज की गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? सही बात है। अगर देश का नेतृत्व ही भ्रष्ट होगा तो आप पुलिस से, न्यायपालिका से या आम जनता से ईमानदारी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये शासक की जिम्मेदारी है कि वो एक मिसाल कायम करे। लेकिन अरस्तू सारा बोझ सिर्फ शासक पर तो नहीं डालते होंगे, नागरिकों की भी तो कोई भूमिका होगी। यकीनन, और ये उनके विचारों का सबसे जरूरी हिस्सा है। वो कहते हैं कि राजनीति ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर बदलती है। नीचे से ऊपर? हाँ, शासक कोई आसमान से नहीं टपकता, वो हमारे ही बीच से चुना जाता है। अगर नागरिक खुद जागरूक नहीं है, उदासीन है और ये सोचते हैं कि राजनीति से हमें क्या लेना देना, तो फिर उन्हें खराब शासन की शिकायत करने का भी हक नहीं है। बिल्कुल।
ये एक दोहरी जिम्मेदारी है। शासक की भी और नागरिक की भी। हाँ, अरस्तु ने चेतावनी दी थी कि राजनीति में हिस्सा न लेने की सजा ये है कि आखिर में आपसे कमतर लोग आप पर शासन करने लगते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। अगर अच्छे और समझदार लोग राजनीति से दूर भागेंगे तो मैदान खाली पाकर बुरे और नासमझ लोग ही सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। राजनीति हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इन सब बातों का क्या मतलब है? अगर हम अरस्तु की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो वो क्या होगा? सार ये है कि राजनीति सिर्फ चुनाव, भाषण और सत्ता की लड़ाई का नाम नहीं है। अपने सबसे ऊंचे रूप में ये समाज को एक नैतिक दिशा देने की कला है। ये इंसान को एक बेहतर इंसान बनाने का मिशन है। जैसा कि किताब के आखिर में कहा गया है, राजनीति मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने की आखिरी कड़ी है। और जब ये कड़ी टूटती है तो समाज बिखर कर सिर्फ एक स्वार्थी लोगों की भीड़ बन जाता है। और ये विचार आज कितने प्रासंगिक लगते हैं। जब हम अपने चारों तरफ भ्रष्टाचार, ध्रुवीकरण और झूठे वादे देखते हैं तो लगता है अरस्तु 2400 साल पहले आज के ही अखबार का संपादकीय लिख रहे थे। सच कहा आपने। वो हमें याद दिलाते हैं कि एक राज्य का मकसद सिर्फ सड़कें और पुल बनाना नहीं है, बल्कि उसका एक, आप कह सकती हैं, ईश्वरीय उद्देश्य भी है। न्याय, करुणा और संतुलन की स्थापना करना। जब कोई भी देश इन मूल्यों से भटकता है तो वो चाहे आर्थिक रूप से कितना भी सफल हो जाए, अरस्तु की नजर में वो एक असफल राज्य ही रहेगा। चलिए इस चर्चा को एक आखिरी विचार के साथ खत्म करते हैं। अरस्तु कहते हैं कि राजनीति तब सुधरती है जब नागरिक जागरूक होता है। आज के इस सूचना और टेक्नोलॉजी के युग में जहां हम पर हर सेकंड जानकारी की बमबारी हो रही है, एक जागरूक नागरिक होने का असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ हर खबर को जानना है, या खबरों के पीछे के इरादे और सच को समझने की कोशिश करना है? और इस जागरूकता को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जा सकता है?